स्टार्ट करते हैं अपना। 222 तक अपने क्वेश्चन हो चुके थे, अब इसके आगे अपन देख लीजिए, ठीक है। 222 से अगला क्वेश्चन आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इंपोर्टेंट व्यक्ति है, इसे कहा जाता मास्टरमाइंड। अकबर के समय का चाणक्य था। कौन था जरा समझे। तो इसका नाम हुआ करता था राजा टोडरमल। राजस्व मंत्री पूछा गया, वित्त मंत्री पूछा गया, फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करता था? तो राजा टोडरमल हुआ करता था। यह वह व्यक्ति था जिसने अकबर के समय पर दहसाला पद्धति की स्थापना की, दहसाला पद्धति को चलाया, जिसने मनसबदारी प्रथा को चलाया और अकबर को राजस्व भू राजस्व के बारे में जानकारी दी। और कहते सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर हुआ करता था, टैक्स को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो क्या सोच के बनवाया होगा कि लोग बाग आगे चल के इसे देखने आया करेंगे, घूमने आया करेंगे, ये सोचकर नहीं। उसने बस ये सोचकर कि मेरी जो पत्नी मुमताज महल है, इसको मैं दफना दूंगा बहुत अच्छी जगह में, अच्छी इमारत बनाऊंगा। पर आज कौन जानता था कि वही ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होने वाला है, दुनिया के 7 अजूबों में लगने वाला है ना। पर आज है। एक चीज समझ लीजिए, ताजमहल इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि उसने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक कब्र है ना। तो ये मान के चलना अपने को कि अगर आगे अगला क्वेश्चन देखें, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। औरंगजेब जैसे ही मरता है तो कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के जो परवर्ती मुगल होते हैं उन्हीं के साथ ही मुगलों की सत्ता समाप्त हो जाती है, जो कि शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद जो आने वाले मुगल थे वो मुगल नहीं थे, लिच्चड़ व्यक्ति थे, एकदम से गए गुजरे व्यक्ति थे। एकदम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति थे कि हलवा लोग थे, कुछ बना ही नहीं उन पे, आगे कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जो इतिहास में उनको छप जाए ना। कहते इसके बाद जो अगला इसका पुत्र आया था जिसका नाम था मुअज्जम, जिसको हम बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम, उसके बारे में 2-4 बातें अच्छी कही जा सकती है, उसके बाद के बारे में तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। ठीक, चलिए आगे देख लेते। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की यदि मैं बात करूं तो यह युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा था? किस किस के बीच यह युद्ध हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला और इसके बीच अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस कौन था? क्लाइव था। क्लाइव, इसमें जीत हुई थी क्लाइव की, क्योंकि मीर कासिम ने धोखा दिया था और मीर जाफर ने धोखा दिया था और यह जीत गया था। कौन? लॉर्ड क्लाइव। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह बताओ जरा, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? अब ये चीज समझ लेना, अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज मुगल, अंग्रेज मीर कासिम और अंग्रेज नवाब। अब इसमें उत्तर हमें उस हिसाब से देना है जिस हिसाब से हम वास्तविक रूप में रख सकते हैं इसको, क्योंकि बक्सर का युद्ध तो नवाब के साथ भी लड़ा गया था, अवध के नवाब के साथ भी लड़ा गया था, मुगलों के साथ भी लड़ा गया था, तीनों के साथ संयुक्त रूप से लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम इसका आंसर देंगे क्या कि इसमें जो रहेगा आंसर मीर कासिम के साथ लड़ा गया था, क्योंकि भाई वास्तविक व्यक्ति वही था, उसी के कारण बक्सर का युद्ध हुआ था, वही पहुंच गया था दोनों के बीच, प्लीज मदद कीजिए मेरी। तो उधर ठीक है यार, देखते हैं तुम्हारे बारे में, हम देखते हैं तुम्हारे बारे में, हम युद्ध करेंगे। तो लड़ लिए तीनों लोग, और लड़ लिए तो हार भी गए। कहते मुंह की खानी पड़ गई, पटक पटक के मारा उसने। अंग्रेजी अधिकारी था उस समय का, अंग्रेजी जो सेना कमांडर हुआ करता था हेक्टर मुनरो, उसने कहते पटक पटक के मारा इन तीनों की सेना को, बुरे तरीके से घायल कर दिया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? तो मेरठ से होती है। अब देखो, ये 1857 की क्रांति के केंद्र, इन केंद्र से अलग अलग व्यक्तियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। अब उन व्यक्तियों के बारे में जरा सुन लो। जैसे यदि मैं बात करूं दिल्ली से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन हुआ करता था? तो कौन हुआ करता था? बहादुर शाह जफर की पत्नी नाम था जन्नत महल। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। तो कहते हैं कि 1857 क्रांति का नेता था ही,
लेकिन वहां से क्रांति का नेतृत्व करता जो था, जो अलग से क्रांति चला रही थी, उसकी पत्नी थी जिसका नाम हुआ करता था जन्नत महल। ठीक है। दूसरा, मेरठ से कौन चला रहे थे? कौन था? अली बहादुर करके नाम हुआ करता था उनका। ठीक है। अगला, कानपुर। कानपुर से कौन था? तो कानपुर से दो महानतम नेता, दो, नाना साहब और तात्या टोपे। कहते तात्या टोपे वह व्यक्ति था, यदि उसे वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति का नेता चुना जाता तो उस समय ही अंग्रेज भाग जाते भारत छोड़कर। ऐसा व्यक्ति था। तात्या टोपे ने 3 जगह से नेतृत्व किया, कानपुर से, झांसी से, फिर मेरठ से। 3 जगह से नेतृत्व करता था वो, 3 जगह गया था वो। झांसी से कौन था 1857 में क्रांति? तो बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पक्का। ठीक है। तो झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित है? बताओ जरा, किस राज्य से संबंधित है? अरे उनका राज्य जो था वो जहां की रानी हुआ करती थी, तो वह कहां की रानी हुआ करती थी? ठीक है। रानी थी ग्वालियर की। कहां की थी? ग्वालियर की रानी। राजधानी थी उसकी झांसी। राजधानी क्या हुआ करती थी? झांसी हुआ करती थी। अगला, अरे हाँ समझ रहा हूं, पर झांसी की रानी कहा जाता है, पर राज्य अगर पूछा जाए तो राज्य ग्वालियर था उनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800। रिपीटेड क्वेश्चन जो आएंगे हम उन्हें सीधा ऐसा ही करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बनते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन। समझ गया मैं? इससे बनते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष से। पहला, भारत की प्रथम महिला, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। और भारत में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हो जाती है। ये 2 क्वेश्चन बड़े डाउटफुल रहते हैं। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और भारत की पहली महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। इसमें पूछा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। इधर भारत लगा होता कि भारत की, तो भारत में क्या चला जाता आपका? सरोजनी नायडू चला जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगला, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो हम बात करेंगे 1930 में। 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ हो चुका था। अगला क्वेश्चन पे आइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। परंतु इसके नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ये बताइए। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। बोस द्वारा नारा दिया गया कि दिल्ली चलो। और रेडियो पर महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और उन्होंने कहा था कि हमारे भारत देश के महानतम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को मैं संबोधित करके यह आश्वासन देता हूं कि हम अब दिल्ली कूच करने वाले हैं और हमें आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है। आप हमें शुभकामनाएं दीजिए, आप हमारा आश्वासन बढ़ाइए, और अब हम दिल्ली चलने वाले हैं। लेकिन इतने में कहते हैं कि जापान जो मदद कर रहा था आजाद हिंद फौज की, उधर जापानी ठह गया। नागासाकी हिरोशिमा पे बम फेंक दिया गया। जापान पूर्ण रूप से सरेंडर कर चुका था, तो आजाद हिंद फौज भी उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाई थी। लेकिन कहते हैं कि म्यांमार, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम, यहां तक पूरा इलाका आजाद हिंद फौज के कब्जे में आ चुका था। यहां तक कि बंगाल वाले इलाके तक पहुंच चुके थे, परंतु फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाए। फिर कहते हैं ये जब सिंगापुर जा रहे थे, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस, कहते रास्ते में इनकी मौत हो जाती है। कहते कि एक रहस्यमयी मौत हो जाती है, पता ही नहीं चला कि कैसे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे क्वेश्चन अगला देखें, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो हम बात करें 1947 में मिल गई थी स्वतंत्रता। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये भी हम बात करें 1947 में विभाजन भी हो चुका था। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ये बताइए जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। कौन सा होगा? अब कभी कभी मासिनराम और चेरापूंजी
दोनों भी आपको मिल सकता है, ये एक साथ मिलेंगे तो ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि मासेराम जगह है और चेरापूंजी स्थान है वहां का जहां पर वास्तविक रूप से वर्षा। बोलो, तेलंगाना में होती है, तेलंगाना राज्य में। अच्छा, ये राज्य आपका मेघालय है। कौन सा है? मेघालय राज्य में। अगर इसका राज्य की पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो होगा आपका मासेराम, और राज्य यदि पूछा जाए, राज्य हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य, जिसकी राजधानी शिलांग है। राजधानी क्या है? शिलांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो नदी है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी? गहरी नदी की यदि बात की जाए कि भारत की सबसे गहरी नदी है कौन सी? चंबल, याद रख लेना। और क्या, इसमें पाए जाते हैं आपके भारत के सबसे खूंखार क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। यह भारत की सबसे डेंजर नदी है, खतरनाक नदी है, चंबल नदी। ठीक है, आगे देखो, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हेमनद। आगे देखो, आगे बढ़ने से पहले हमारा एक बार फिर से मोटिवेशन, एक कि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। विद्यार्थी जीवन में रहते हुए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हम संघर्ष से भाग जाएंगे तो हम किसी प्रकार से आगे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें संघर्ष है जो हमारा, वो प्रगति का आमंत्रण माना जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रगति होती जा रही है। ठीक है, और इसको हमें स्वीकार करना ही, तभी जाके हमारा जीवन निखर सकता है इसके। अब आगे देखो, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, ये तो हो चुका है आपका। आगे देखो, ये भी हो चुका है क्या? नहीं, यही से होना। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। कौन सा सागर है? अब जरा सुन ले, ए लगाने वाले प्रिय विद्यार्थियों, जरा सुने कि जो नर्मदा नदी है यह उल्टी दिशा में बहती है। यह आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है। और नर्मदा नदी ही नहीं, बल्कि नर्मदा, ताप्ती, ये दो ऐसी नदियां हैं। एक और है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। अब उधर से साबरमती आती है, वो अलग चीज है भाई, मैं समझ रहा हूँ, गुजरात से सीधी गिर जाती है, लेकिन माही नदी भी, ये ऐसी नदियां हैं जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये अरब सागर में गिरती है। एक चीज और समझ लेना कि अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां होंगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपका पूर्ण रूप से पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर आपके पर्वत मिलेगा, और पर्वत कभी भी आपका डेल्टा वाला, कीचड़ वाला इलाका नहीं होता, सीधा जो भी आएगा समुद्र में ढोल दिया जाएगा। ठीक है, तो अरब सागर। अगला, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये बताओ जरा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार? बताया जाए तो इसका आंसर होगा दक्कन का पठार, महाराष्ट्र वाला। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब मैं इनमें से पूछ दूं कि बताइए जरा कि मालवा का पठार कौन से राज्य में पड़ेगा? मालवा का पठार कौन से राज्य में स्थित है? मालवा का पठार कौन से राज्य में मिलेगा? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहां मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में, तो झारखंड में। भारत का सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा खनिज होता है, सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला कहां पड़ेगा? राजस्थान। बुंदेलखंड का पठार आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो आपका अरावली पर्वतमाला किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? तो होगा आपका राजस्थान। राजस्थान में आपका अरावली पर्वत देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले अरावली पर्वत पर बहुत सारे ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें 100 मीटर से नीचे की जो भी छोटी पहाड़ियां रहेंगी वो अरावली नहीं गिनी जाएंगी। और जबकि हम अरावली पर्वत को देखें तो ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे, अगर वो टूट जाती, फूट जाती, तो वास्तविक स्वरूप बिगड़ जाता, जिससे प्राकृतिक आपदाएं और वनस्पतियों को भी काफी नुकसान होता, क्लाइमेट भी बहुत चेंज हो सकता था। परंतु फिर बाद में आदेश ले लिया गया, लौटा लिया गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब नहीं तोड़ी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, आगे आइए जरा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, बताओ जरा, कौन सी नदियों द्वारा बनाया जाता है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी दो नदियों का दो नदियां बोल दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यह डेल्टा का निर्माण कराया जाता है, इस डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई लगभग कितनी है? अब पहले तो ये देखें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट होता क्या। तो यदि मैं बात करूं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, जरा यहां देख ले थोड़ी सी जानकारी। ये मान लीजिए कि आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में यदि हम बांटे तो आपका नीचे का जितना भी हिस्सा प्रायद्वीपीय, यही आपका दरअसल आपका तटीय हिस्सा भी कहलाता है। तट वो होता है जहां एक तरफ से पानी लगा हो, एक तरफ से स्थल हो। जैसे कि यहां पर पड़ेगा आपका अरब सागर, अरब सागर, और ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये सारा का सारा तटीय भाग है, ये तटीय हिस्सा होता है जो एक तरफ से पानी से लगा है, एक तरफ का स्थल वाला भाग है। तो क्या है, ये वाला जो इलाका है ना भारत का, ये उठा हुआ है। इस तरफ का जो इलाका है वो कैसा है, उठा हुआ है, यानी कि यहां से उठा है और यहां से धसा है। तो नदियां ज्यादातर निकलती हैं वो ऐसी जाती है, जब नदियां निकलती हैं तो इस तरीके से जाती है इसमें। तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है इस पश्चिमी घाट की, क्योंकि ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है ये इसमें पूछा गया। पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई कितनी होती है, औसतन मतलब एवरेज ऊंचाई, तो कितनी हो जाएगी? लगभग इसकी है 600 मीटर तक की। कितनी जाती है इसकी? 600 मीटर तक चली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील में कौन सी है? मतलब कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील कौन से राज्य में स्थित है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कौन में मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर। पहले ये राज्य था, आज केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर में बुलर झील सबसे प्रमुख झील है। बुलर के अलावा एक झील और है यहाँ पर, नाम क्या है उसका? डल झील। डल झील एक पर्यटक क्षेत्र है और उसमें एक घर के समान नाव के ऊपर घर बनाया जाता है। उस पर्यटक चीज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिकारा। क्या बोलते हैं अपन? शिकारा। वो पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये अपन बता चुके हैं अभी अभी कुछ टाइम पहले ही। अपन ने देखा था कि 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक बताई थी कि मित्र पर गमछा झाड़। उससे नहीं करना तो सीधा याद कर लो कि भाई गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके 8 राज्य हो जाते हैं जो आपके कर्क रेखा से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा एक फसल है जो काली मिट्टी सर्वाधिक जिसमें उगाई जाती है, उसी के लिए जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी के अलावा नहीं होता है, इसलिए इसे दूसरा नाम है कपासी मिट्टी। क्या हो गया? चावल आपका हो जाता है, दोमट मिट्टी में भी होता है चावल, लाल जैसे लेटेराइट वो फास्फेट वगैरह पाया जाता है, उसमें भी चावल हो जाता है आराम से। ठीक है, आपका कपास लेकिन काली मिट्टी में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, इसके नाम पर ही कपासी मिट्टी। एक नाम और है कपासी, दूसरा नाम और रैंगुर मिट्टी, इसको रैंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो 3 नाम भी इसके अपने देखने को मिले। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, सहारा कौन बोल रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा है आपका थार मरुस्थल, है ना, वही वाली थार चलाने वाली, वही वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून जो शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, बताओ जरा। मानसून किसका शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी, हिंदी? मानसून जापानी भाषा शब्द है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, मानसून जापानी भाषा का कौन सी भाषा का है? जापानी भाषा का शब्द है मानसून। ऑप्शन में नहीं, इसलिए तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं उसको। ठीक है, क्योंकि अगर जाएगा तो आपका फारसी भी जा सकता है। ठीक है, फारस क्योंकि ईरान को कहा जाता था उस समय पर, ईरानी को, लेकिन आपको इसका आंसर लगाना है जापानी। जापानी अगर मिलता है तो।
मानसून जापानी शब्द है, जैसे सुनामी भी जापानी शब्द है, सुनामी भी क्या है आपका जापानी शब्द, और मानसून भी आपका जापानी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ये बताइए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि अरब सागर के मानसून से होती है। अच्छा, लौटते समय शीतकालीन वर्षा कौन से राज्य में होती है भारत में, बताओ जरा। भारत में लौटते समय शीतकालीन वर्षा कौन से राज्य में होती है? कौन सा है? तमिलनाडु, सही है, राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि जब मानसून लौटता है ना तो इसी तरह से वापस आता है, और जब आता है तो जो नीलगिरी पर्वतमाला है उससे टकराता है और तमिलनाडु में बरसात कराता है। ठीक है, तो जैसे हम सर्दियों की वर्षा बोलते हैं या फिर शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। ठीक, अपने यहाँ माउठ कहा जाता है उसको, जब अपने यहाँ गिरती है मध्य प्रदेश में तो उसे माउठ बोलते हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, भारत का मानक समय किस देशांतर से आधारित है, यानी कहां से लिया गया है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला देखें, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो इसका आंसर होगा गुजरात, ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? तो चाय होती है असम। अच्छा, असम के एक जगह है जिसका नाम है, कहां होती है असम के, कौन सी जगह में होती है? सिलचर। कौन सा है आपका? सिलचर। सिलचर और डिब्रूगढ़ दोनों हैं। डिब्रूगढ़, ये दो जगह पर सर्वाधिक रूप में चाय के बागान लगाए गए। और असम के अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में भी होती है, चाय के बागान लगे हुए, वहां पर चाय की खेती होती है। इसके अलावा दार्जिलिंग में होती है, पश्चिम बंगाल में भी चाय की खेती होती है। भारत में अब आपसे एक अगला क्वेश्चन करता हूं कि बताइए, भारत में पहली बार चाय की खेती कौन से स्थान पर की गई थी, कौन से राज्य में हुई थी, बताओ जरा। भारत में जो चाय की खेती थी, पहली बार अगर चाय की खेती की गई, अंग्रेजों द्वारा की गई थी, तो वो कौन से स्थान पर हुई थी? अपना जवाब कमेंट में बताना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका हो जाएगा माजुली। माजुली नदी द्वीप, यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में बीचों बीच निकला हुआ एक द्वीप होता है जो आपके असम राज्य में मिलेगा। कहते हैं इतना बड़ा है कि इसे पूरा जिला घोषित कर दिया गया। यह 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 29 वर्ग किलोमीटर में, और 2900 मीटर वर्ग किलोमीटर, वर्ग क्या बोलते हैं इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, 2900 मीटर में फैला हुआ है, सॉरी माफ करना। ठीक है, तो इतने बड़े इलाके में पूरा का पूरा फैला हुआ क्षेत्र है जो कि पूरा का पूरा जिला घोषित किया गया। आगे देखें अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा रहेगा, इनमें से बताओ। कांडला, मूर्ख कहेंगे पश्चिमी भाग ही है पूरा का पूरा, जब दिख ही रहा है। तो पूर्वी भाग इनमें से निम्नलिखित में से हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, बाकी ये मुंबई आपका पश्चिम, कांडला पश्चिम, कोच्चि पश्चिम में पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, एक केरल में पड़ेगा। बाकी एक पड़ेगा जो आपका तमिलनाडु में है, जो कि चेन्नई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन कहां होता है, बताओ जरा। लोहा उत्पादन कहां पर होता है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। बेलाडेला की खान है, आपने सुना नहीं क्या नाम, सबसे प्रमुख खान है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए ने किया था पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हम बात करेंगे 24 तीलियां हैं इसमें। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित एक कैलेंडर होता है। आगे देखें, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कहां गाया गया था और कब गाया गया था, दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। तो जनगण मन पहली बार कहां गाया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कहां गाया गया था? कलकत्ता। कब गाया गया था ये बताइए जरा, तो बोलो बोलो। 29 में लाहौर में गाया गया था जनगण मन। उन्नीस सौ ग्यारह, ठीक है। 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। 1911 में कलकत्ता में इसलिए गाया गया था, सुनिए जरा मेरी बात सुन लीजिए, बात नहीं कर। कलकत्ता अधिवेशन के समय ही भारत में उस समय 1911 में ब्रिटेन के, हम बात करें इंग्लैंड के प्रिंस आए हुए थे जिनका नाम हुआ करता था चार जॉर्ज पंचम। वो जब भारत में आए तो कलकत्ता में स्वागत किया गया था, उनके स्वागत में एक गीत गाया गया था, ये था। फिर लगा था दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में फिर सब लोग हाजिर हुए थे। तो उसी समय की ये बात है कि आपका 1911 में यह गीत पहली बार कलकत्ता अधिवेशन के तहत गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था, फिर बाद में दिल्ली आए थे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से यह वाक्य लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद, हाँ यहाँ पे सीधा मुंडकोप उपनिषद भी बोलते, या मुंडकोप उपनिषद, उपनिषद या मुंडक उपनिषद भी इसको कहा जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये रिपीट क्वेश्चन है, आम है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। आप लोगों को ज्ञात नहीं है क्या? ये समर्थक थे पंचायती राज के, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर इसी दिवस को बना दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन लिखा केवल यहां पर, लेकिन इसका पूरा नाम है गंगा डॉल्फिन। अगर गंगा डॉल्फिन होगा तब जाके और भी सही हो जाएगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो जल्दी याद हो गया। अच्छा ठीक है। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर। कौन है आपके? लुई फिशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था बताइए जरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अरे ज्ञानपीठ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आपका जी शंकर कुरूप को। कौन थे? हाँ है 24 अप्रैल पक्का? इसमें ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए जरा, 24 अप्रैल। मुझे लगा ये 2 अक्टूबर का था इसका। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना बात करें 1969 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? पोखरण। मिसाइल मैन किसे कहा जाता? एपीजे अब्दुल कलाम को। हाँ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बजट नहीं, गजट। तो इसका आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। कौन सी भाषा में निकला था? द बंगाल गजट कौन सी भाषा में निकला हुआ पहला समाचार पत्र था? कौन सी भाषा में निकला था तो बताइए जरा। उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में निकाला गया था। ढाका से यह प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था? ढाका से प्रकाशित हुआ था। क्या हो गया? आगा खां करके हुआ करते। आगा खां थे? आगा खां ही तो थे। नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति हुआ करते, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, जिन्होंने प्रकाशित किया था। हिक्की करके थे, हिक्की।
ठीक है, हिक्की थे, उनका नाम हिक्की करके आता है, ऐसा वो हुआ करते थे। ठीक है, आगे देख लो। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सुचेता कृपलानी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन। ठीक है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में, जिसे हम शांत घाटी कहते, शांत घाटी या साइलेंट वैली। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, हाँ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, पमदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। उठा लो बात को। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? एसबीआई। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कौन बोलो? सरोजनी नायडू नहीं, मूर्ख कहीं के, लाल बहादुर शास्त्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने या अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की, जब दोनों सत्र एक साथ बुलाए जाएं तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक मिनट, एक मिनट, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, या नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति कहा जाता है इसको। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? बताओ जरा। तो वो कौन सा हुआ करता था? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन। अंतरिक्ष अनुसंधान, चलो खैर इसको लिखना जरूरी नहीं, सतीश धवन केंद्र अपन ना लिख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा में पड़ेगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त करता है? अरे मतलब भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन नियुक्त करता है? कौन करेगा इनमें से? कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। हाँ तो बता तो दिया मैंने कि वो पूछा ये गया है कि कौन करता है, और कुछ नहीं। भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को। इसका आंसर होगा 26 नवंबर को, क्योंकि विधि बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, आगे देखो। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये बताओ जरा, बताइए जरा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए जरा। अरे मूर्ख कहीं के, फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पूछा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहां गए? प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? ये बताओ। नॉट मी बट यू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मतलब मैं नहीं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं अपने स्वयं के लिए, स्वयं सेवक संघ जिसे कहा जाता है। आगे देखिए, बस आगे देखो। भारत का पहला आईआईटी कहां स्थापित हुआ था?
पहला आईआईटी क्या था? आईआईटी खड़गपुर। कौन सा था? जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। मजाक मत उड़ाया करो तुम लोग मूर्खों। मुझे पता है कि तुम्हारा वक्त भी खराब चलता है और मजाक भी उड़ाते हो, दोनों गलत करते रहते हो, है कि नहीं? तो वक्त अगर बुरा है तो कभी भी मेहनत करते रहो, और वक्त यदि अच्छा है तो दूसरों की मदद करते रहो। चलो आगे देखो। आइए, जरा शोर नहीं करना, यहां पर आओ। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कौन सा हुआ करता था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध दिवस कब मनाया जाता है? आपदा से मतलब कि अलग अलग जा रहे हो, है ना? ठीक है, चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में मनाया जाता है, जिसे हम सूर्य नमस्कार का दिवस भी बोलते हैं, है ना? तो राष्ट्रीय युवा दिवस भी यही है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अरे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक मैं प्रीवियस ईयर लाया हूं, हर एक उससे तो लगता है ज्यादातर पूछे गए, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो उसमें दोबारा आ गए, और कुछ नहीं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए भी राजस्थान। और काली मिट्टी किस फसल के लिए जानी जाती है? कपास के लिए। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? अब बताओ सर, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? अरावली, सहाद्री, सतपुड़ा, विंध्य पर्वत। तो ये तो है पर्वत, ये आपके पर्वत है, और ये आपका घाट है, यहाँ पर हम इसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, सहाद्री कहते हैं इसको। ठीक है, सहाद्री कहा जाता है। आगे देखें, भारत में मानसून का प्रवेश सबसे पहले कहां होता है? भारत में मानसून का प्रवेश सबसे पहले कहां होता है? केरल में होता है, और ये होता है 5 जून को। 5 जून को भारत के केरल में मानसून आ जाता है, यहां पर प्रवेश हो जाता है, लगभग 5 जून तक मानसून पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो रहेगा इसका कुंचीकुल जलप्रपात। कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बार बार आ रहा है, तो ये रहेगा आपका गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? यह बताओ जरा, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई? बताओ जरा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर पूर्व से लेकर, पक्का बताओ तो। ठीक है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई, इस तरीके से वह फैली हुई। अगला, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है जिससे उसका कलर लाल है? अरे लोहा। क्या पाया जाएगा? आयरन की अधिकता के कारण इसका कलर लाल होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा। नाम छोटा, क्षेत्रफल छोटा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये बताओ जरा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में पड़ेगा।
कहां पड़ जाएगा? ओडिशा में देखने को मिल जाएगा आपको। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा नदी। साउंड चेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? पश्चिम भारत की पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील? पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। अरे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक। और क्वालिटी में सबसे खारी झील सांबर झील। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? मौसम या मानसराम। भारत का समय मानक रेखा कहां से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में शीतकालीन वर्षा किस पवन से होती है, यह बताओ जरा। भारत में शीतकालीन वर्षा कौन सी पवन से होती है, कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो विदेशी आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी से इसका पतन माना जाता है। और आगे देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत जवाब। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र भगवान। कौन माने जाते थे? इंद्र भगवान माने जाते थे, जो कि सबसे प्रमुख देवता होते थे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। कहां होता है? वैशाली में होता है। ठीक है, आगे देखो, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहां पर हुई थी? बुद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति थी, ये कहां हुई थी, बताइए जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। देखिए, बुद्ध धर्म से संबंधित 4 प्रमुख संगीतियां हुई और चारों संगीतियां अलग अलग स्थान पर हुई। पहला आपका राजगृह, दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। कहां पर होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो ये 4 प्रमुख संगीतियां थी जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई है, पर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जिस साल से, वहीं से संगीतियां प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि लीडर जब तक रहेगा तब तक ग्रुप चलता रहेगा, और लीडर समाप्त, फिर उसमें बेकार आना चालू होता है, फिर जाके उसमें संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अशोक का अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में है? ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत, अरबी। तो कौन सा रहेगा? ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ब्राह्मी लिपि में। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? जो गुप्त काल था, वो सबसे छोटी इकाई अगर कहीं मटा हुआ था तो वो था ग्राम। ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित किसने लिखी है? तो हम बात करें बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट उनके राज दरबारी कवि थे और उन्होंने ही लिखी है हर्षचरित। और इन्होंने ही एक और लिखी है बाणभट्ट की आत्मकथा, स्वयं की आत्मकथा भी इनके द्वारा लिखी गई। राजपूत काल में चौहान वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, बताइए जरा। राजपूत काल में जो चौहान वंश था, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अजमेर। क्या हुआ करती थी? मैं आपको बता चुका हूं, ये अजमेर के राजा थे। इनको पिथौरागढ़ भी कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली का इलाका इनके अधीन आता था। राय पिथौरागढ़ के नाम से इन्हें जाना जाता था। उस समय दिल्ली को दिल्ली का कहा जाता था, दिल्ली का। ठीक है, आओ जरा आगे देखें, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी हुआ करती थी, बताइए जरा। तो कौन सी हुआ करती थी? कन्नड़। कौन सी थी? कन्नड़ भाषा हुआ करती थी। आगे देखें, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, किस किस के बीच लड़ी गई थी, बताओ जरा। तो हम बात करेंगे कि मराठा और अफगान। इसमें मराठा थे सदाशिव भाऊ सिंधिया। सदाशिव भाऊ सिंधिया। और अफगान सरदार कौन था? अहमद शाह अब्दाली।
अहमद साहब अब्दाली इसमें अफगान सरदार हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग क्या है, बताओ जरा। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक है, तो आपका 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। कौन सा है? तो अरावली पर्वत। यह विश्व का सबसे प्राचीन है, भारत का ही नहीं। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है। और विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, और ये आपका अग्निवीर का बैच आपके एमजी क्लासेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस डल रही है, पर ऑफलाइन आकर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये प्रारंभ हो चुका है आपका 12 फरवरी से, और इसमें चल रहा है आपका बैच, डेली लग रहा है। तो जो भी आपके संग साथी, जो भी आपके जानने पहचानने वाले हो, जो अग्निवीर का फॉर्म डाल के रखे हुए अग्निवीर में जाना चाहते हो, जीडी में जाना चाहते हो, तो उनके लिए जरूर जानकारी दें कि ये बैच चालू हो चुका है। और यह 12 फरवरी से शाम 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, दोपहर 2 बजे से लगता है और 5 बजे तक जाता है। ठीक है, इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, क्रम से आपको इसमें चालू करा दिया गया। चलिए अब आगे देख लेते, आगे देखें। भारत में मानसूनी जलवायु का मुख्य कारण क्या होता है? क्यों आती है मानसूनी जलवायु? तो इसका कारण क्या है? तो समुद्री धाराएं, जल या स्थिर जल तापांतर, अक्षांश या ऊंचाई, किस कारणवश इसका धारा को आना होता है? तो हम बात करेंगे कि भाई इसमें जो तापांतर होता है, इसके कारण यह जलवायु मानसूनी आती रहती है। ताप का अंतर, क्योंकि गर्म, या हम बात करें कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जलवायु भागती है या वायु भागती है, ये हमेशा याद रखना। जो निम्न ताप होता है ना, वहां से, सॉरी माफ करना, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जलवायु आती है। मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी माफ करना। जहां पर निम्न ताप होगा, वहां से वायु उठती है और उच्च ताप की ओर जाती है। और ऐसा ही होता है कि जहां पर निम्न ताप रहता है, वहां से वायु निकलने लग जाती है। तो जब कभी भी वायु ऐसी घूम कर आती है, तो आपके ऐसे स्थानों पर जाती है जहां पर आपका उच्च ताप होता है। और ऐसे घूमते घूमते जलवायु अपने साथ क्या लाती है? पानी को भी लेके आती है, गर्म जलवायु। और फिर जब ठंडा होती है तो उसमें बरसात करा देती है। ठीक है, उच्च ताप में निम्न दाब होगा, उच्च ताप में निम्न दाब कैसे हो जाएगा मेरे भाई? उच्च ताप में निम्न दाब, अच्छा उच्च ताप में निम्न दाब होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे देखें। दक्कन ट्रैप किससे बना हुआ है? यानी दक्कन का जो क्षेत्र है वह कौन सी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, बताइए जरा। तो अवसादी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने, ज्वालामुखी लावा या हिमानी निक्षेप? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी लावा, क्योंकि यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी, जो कि ज्वालामुखी के ही विस्फोट से बनी थी या उद्गार से बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखिए, भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसको कहीं नहीं जाना, अपने को घूमना फिरना कहीं नहीं है। कॉफी का एकमात्र उत्पादक राज्य जो आपका कर्नाटक है, और वहीं पर इसका बोर्ड बनाया गया। मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है, बताइए जरा। ब्रेक मानसून, रिटर्निंग मानसून, या ब्रस्ट ऑफ मानसून, या फिर आपका ट्रेड बिल्ड, क्या कहा जाता है इसको? जब लौटते समय मानसून होता है उसे कहा क्या जाता है? तो क्या कहता है? रिटर्निंग मानसून, लौटते हुए मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? कहां से सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है भारत में, बताइए जरा। तो इसका हो जाएगा आपका डिगबोई, असम। ठीक है, बाकी ये अंकलेश्वर से भी निकलता है, गुजरात से भी निकलता है। क्या चीज? वो तेल शोधक कारखाना है, तेल निकालने के बाद शोधन होता है वहां पर निकाला कहां से जाता है वो अपन देख रहे हैं। तो डिगबोई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, यहां से भी निकलता है, पर सबसे ज्यादा डिगबोई असम से निकलता है। ठीक है, ये मुंबई हाई आपका मुंबई से 16 किलोमीटर समुद्र में जाएंगे तो वहां देखने को मिल जाएगा। नाहरकटिया भी आपको कहां देखने को मिलेगा? असम में मिलेगा। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस पठार में मिलता है, बताइए जरा। तो बॉक्साइट का जो सबसे ज्यादा जो भरमार पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है छोटा नागपुर के पठार में, जो कि उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, वो सॉरी मध्य प्रदेश में मिलता है। आगे देख, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश से संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? यानी हमने कौन से संविधान का जो संविधान कॉपी किया जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा?
तो कौन सा है? हम सब जानते हैं कि भाई ज्यादातर हमने किसका कॉपी किया? ब्रिटेन का किया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? यह बताइए जरा। तो इसका हो जाएगा 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये कुछ शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? अब बताओ जरा। मौलिक अधिकार ऐसे तो निलंबित नहीं होते, पर किसी एक विशेष कंडीशन में वो निलंबित कर दे तो कब होते हैं वो? आपातकाल के समय। अगर कभी देश में आपातकाल लगता है तो आपके मौलिक अधिकार स्वतः ही भंग कर दिए जाते हैं। आपको वो अधिकार नहीं रहेंगे कि स्वतंत्र विचरण का अधिकार है, मैं घूमने का अधिकार है। आपातकाल लगा हुआ है, पता चला आतंकवादी आ रहे, ढा उड़ा दिया, काएगा आप? बोलो। वो धारा 44 144 लगती है बेटा वो। ठीक है। मौलिक अधिकार खत्म थोड़ी होते, आचार संहिता लगती है। कोई बात नहीं। अगला देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो संसद के दोनों सदन। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों लगा सकते हैं। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? बताइए जरा। तो कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा भाई। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की वेतन मिलती है कि राज्यसभा के सभापति की? तो राज्यसभा के सभापति की वेतन मिलती है, उसे उपराष्ट्रपति की वेतन नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए जरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, नीति बनाने के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। आगे देखो, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा किस स्तर पर होती है? बताओ जरा। तो ग्राम सभा गांव लेवल पे होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आपका राष्ट्रपति करता है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? तो 97 हो चुके हैं। अच्छा, सूचियों की यदि संख्या की बात करें तो कितनी सूची है? 3 सूची है। एक तो है आपकी संघ सूची, दूसरी आपकी राज्य सूची, और तीसरी आपकी संवर्ती सूची। 3 सूचियां। 3 सूचियों के अंतर्गत सभी को शक्ति अलग अलग बांट दी गई। एक और अभी आई है अपशिष्ट सूची भी जोड़ दी गई, जिसमें अतिरिक्त चीजों को जोड़ा जाता है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। 352 क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। भारत में पहली सफल जनगणना कब हुई थी? बताइए जरा। भारत में पहली सफल जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1881 में। और यदि मैं बात कर दूं भारत में प्रथम जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम जनगणना की यदि मैं बात करूं कि प्रथम जनगणना यह हुई थी आपकी 1872 में, इस समय। ठीक है। आगे देखो, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताओ जरा। तो 1948 में इसका राष्ट्रीयकरण करा दिया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका हो जाएगा अप्सरा। कौन था? अप्सरा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो है सोनपुर बिहार का मेला है, और ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मोबाइल फोन कॉल किस वर्ष हुआ था? ये बताओ जरा। ग्राहम बेल द्वारा।
जो पहला कॉल किया गया था हेलो को? हाँ, उनकी कहते हैं कि पत्नी का नाम था हेलो, और उन्होंने जब कॉल किया तो यही बोला हेलो हेलो, तो उधर से वो हेलो बोल के सेंस में बदल गया, है ना। तो 1992। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? मेक इन इंडिया 15, नरेंद्र मोदी जब आए थे तभी उन्होंने प्रारंभ कराया था इसको, ठीक है। तो 2015 में प्रधानमंत्री बनते से ही उन्होंने ये सबसे पहले मेक इन इंडिया का प्रावधान किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है, बताइए जरा। जो पहला स्वदेशी विमान है तो तेजस, कौन सा है? तेजस है, ये हमने बनाया तेजस को, बाकी सब हम इधर उधर से लेके आए, ठीक है, नाम दे दिए बस क्यों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए की नियुक्ति कौन करता है, यह बताओ जरा। दो 2014 में आ रहा क्या, पर लागू तो किया था 2015 में उन्होंने। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको अपन बदल देते, मेक इन इंडिया का जो आंसर कर देते हैं वो कर देते हैं अपन 2014 कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है, बताइए जरा। तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों से संबंधित है? कौन से भाग में संघ और राज्य की व्याख्या की गई है? अरे भाग 1 इसमें नहीं है, या फिर उसमें होगा भाग 12 है क्या? हाँ, या तो भाग 1 हो जाएगा या फिर भाग 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कितनी वर्ष है? तो 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 59 विषय है, 59 ही तो है क्योंकि घटा दिए गए थे इसके विषय कुछ। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कितनी है? तो 22 भाषाएं। हाँ, क्या 61 है क्या? अच्छा, राज्य सूची, ठीक है ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति में सॉरी भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन 356। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं लगती है? कौन सा देश है जिसके साथ सीमा साझा नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ताजिकिस्तान, इसी को हम तजाकिस्तान भी बोलते हैं, कजाकिस्तान भी रहता है यहीं पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस बात नहीं करो, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र क्या कहलाता है, यह बताइए जरा। तो क्या कहलाएगा आपका? ध्रुवीय कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, सही है, उष्ण कटिबंध। चलिए बात नहीं कीजिए, आगे देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
नील नदी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। हाँ, ठीक है, देख लेते। बस बस बस, देख लेता हूं, देख लेता हूं। अरे तो 200 लिख गया, आगे है तो 300 ही ना। ठीक है, चलो इसको 3 बना देता हूं। लो, रोने लग गए इतने ही में। चलिए अगला। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सुचेता कृपलानी। नहीं, यही सही है। अगला क्वेश्चन। आ तो गया 300। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी आपकी? लगभग आपकी 50,000 तक जाती है। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? हाँ, परिधि कितनी है? लगभग पूछा गया ना उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, अगर ये नहीं रहता तो ये भी अपन लगा सकते थे, कोई बात नहीं। इसको भी आप लगा दीजिए, और ये भी आपका अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आप 50,000 तक लगा सकते हैं, लगभग यहां तक जाती है। ठीक है, आगे देख लो। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने? तो 24 घंटे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? छकपक रेलगाड़ी, ये कब चली थी? तो ये चली थी आपकी 1853 में। किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए, हम बात करें तो ये डलहौजी के समय चली थी। डलहौजी समय था यहां पर 1853। अगर मैं दूरी की बात करूं तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर चली थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर हूं। किसने कहे थे ये शब्द? तो ये शब्द कहे थे तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये वाक्य कहे गए। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ था? बताइए जरा, क्या कारण था कि भारत में इसका बहिष्कार हो रहा था? तो इनमें भारतीय सदस्य नहीं थे, या अंग्रेज समर्थक था, या विभाजन चाहता था, या आर्थिक आयोग। इसका रहेगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से भारतीय नहीं थे। जितने भी सदस्य 11 सदस्य थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसे गोरों का कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था? कितने किलोमीटर की उन्होंने पैदल यात्रा की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर तक के लिए। ये साबरमती आश्रम से लेकर पोरबंदर बंदरगाह तक गए थे लोग। दांडी नामक जगह तक गए और वहां से नमक को तोड़ दिया, नमक उठाया और नमक कानून तोड़ दिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आ जाएगा आपका सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है? आईएएस, नॉट आईपीएस। तो कौन हो जाएंगी आपकी? अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, ये आपकी आईएएस है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? यह बताइए जरा। तो यह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी या कब हुई थी? तो हम बात करेंगे कि 9 दिसंबर सन 1946 को यह बैठक प्रारंभ हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें टोटल समय लग चुका था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रगीत पूछा गया है। जनगणमन कितने पदों में या कितने पदों का गीत है? ये बताओ जरा, कितने पद होते हैं उसमें जनगणमन में?
कितने कॉलम में बांटा गया है उसको? कितने रहते हैं? सही है, तो राइट आंसर 6 ही है। इसको हम देखेंगे तो 6 कैटेगरी में बांट के रखा गया। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? यह बताओ जरा। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित माना जाता है? रक्षा नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति, आंतरिक नीति? बिल्कुल सही, विदेश नीति से पंचशील सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। ये बस आपकी क्लास खत्म ही होने वाली, थोड़ा और रह गया। आगे देखें, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 51-52 में। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद उसका नाम है। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह कम से कम 5 बार आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? यह बताइए जरा। तो इसका रहेगा इंडिया गेट। और ये आपके 400 क्वेश्चन की क्लास होती है समाप्त, ठीक है? और ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बता चुका हूं आपको। अच्छा हाँ, ये चीजें देख लीजिए जरा। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो चैनल रहेगा, ये आपका, बात नहीं करें प्लीज आप लोग, ये आपका यूट्यूब चैनल है जो कि आपके एमजी क्लासेस पृथ्वीर के नाम से। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसको जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब करो। वहां पर ये पीडीएफ, ये वीडियो सारी मिल जाएंगी आपको, वहां से देखिए। और ये रहा आपका जो एमजी क्लासेस का, ये क्या चीज है, टेलीग्राम चैनल है? नहीं नहीं, ये नया ही, अच्छा ये फेसबुक चैनल है और ये यूट्यूब चैनल है। इसको जरा ध्यान से देख लें जरा। ये फेसबुक चैनल है और ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर जाने के बाद आप ये पीडीएफ को, इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अगला देखिए जरा, ये इंस्टाग्राम चैनल है जो हमारे टेलीग्राम एमजी क्लासेस का, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आपको जितनी भी पीडीएफ पढ़ाई जाएंगी, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं या जो वीडियो में जो भी आपको दिखाया जा रहा है, ये भी कंटेंट आपको यहाँ पर जाके मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ होती है समाप्त, अब करो मस्ती। इसी के साथ आपका
लो ध्यान से। 22 तारीख को आपकी मैथ की मैराथन रहेगी। 22 तारीख के बाद आपकी 1 तारीख को साइंस की मैराथन रहेगी। उसके बाद डेट कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, उसके बाद आपकी रीजनिंग की मैराथन रहेगी। यानी कि अब ये सोच लो कि मैराथन पर मैराथन क्या है। अरे वही तो बोला मूर्ख। 22 तारीख को जस्ट अभी 16 तारीख के बाद जो 22 तारीख आ रही है ना, संडे होगा, उस 22 तारीख को आपकी मैथ की रहेगी। उसके बाद 1 तारीख को आपकी साइंस की रहेगी। और साइंस के बाद फिर किसी दिन, डेट नहीं बता अभी, लेकिन बता दिया जाएगा 5-6 दिन के गैप में ही फिर रीजनिंग की रहेगी। यानी कि सब हर एक सब्जेक्ट की आपकी मैराथन कंप्लीट हो जाएगी। और इन मैराथन से जो भी अभी रेलवे का एग्जाम देने के लिए जाएगा या जो अभी गया है, आपको वो सेम उस दिन कोई बोल रहा था कि भैया आप जो साइंस के क्वेश्चन करा रहे हो फिजिक्स के, ये ग्रुप डी क्वेश्चन मिले हैं। आप जब कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे अभी रेलवे का, आपको वही क्वेश्चन वहां लिखे हुए मिलेंगे। हम नहीं, आप खुद बोलोगे। आपसे हम बाद में पूछेंगे जब आपकी आंसर की आ जाएगी, तब आंसर की चेक करी जाएगी। और अभी जिसने ग्रुप डी का, अच्छा किस किसने दिया है में से ग्रुप डी का एग्जाम? अच्छा दूसरी चीज, आप ग्रुप डी का चलो जिसने पिछली बार फॉर्म भर पाया नहीं भर पाया, अभी ग्रुप डी के फॉर्म डल रहे हैं पिछली 31 तारीख से, यानी कि फॉर्म चालू है और लगभग मार्च तक होने वाली है, 1 या 2 मार्च तक। तो आप लोग सब लोग ग्रुप डी के फॉर्म भर दें, क्योंकि ग्रुप डी के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका 10th पास होना चाहिए और नॉर्मल चीजें होती है। कैसा? हाँ, जिसकी एज नहीं हुई है वो चीज अलग होती है, लेकिन जिसकी एज हो चुकी है वो फॉर्म भर दे। बाकी इतना ही होगा, करते हैं आज क्लास को, अगली मैराथन में मिलते हैं फिर, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपना ये प्यार हर एक चीज दिखाइए, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कमेंट आने चाहिए, तो फिर हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि भैया अगली मैराथन लगानी की लगानी है। क्या आप लोगों के कमेंट यूट्यूब पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डिसाइड करेंगे कि अगली मैराथन कैसी होने वाली, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना इतना लंबा समय बैठे रहे। बाकी एक बार अजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भैया इतने लंबे समय से खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं।